दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को बता दें कल अपना जो कोशिका चैप्टर था वो मैंने पूर्ण तरीके से बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी के पैटर्न को लेते हुए उसको समाप्त किया है। अब आपका जो सेकंड चैप्टर है इसका नाम है गुणसूत्र। बहुत बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठने का काम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। और मेरे सभी यार दोस्तों और चाहने वालों से मेरा निवेदन है कि सभी लोग जो पिछली वीडियो ना देखी हो कृपया करके पिछली वीडियो देख लें, इसके बाद ही कंटिन्यू करें, जिससे बहुत बेहतरीन आपको पता चलेगा कि बेस किस टाइप का चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो उठने का काम करता है वो बायोलॉजी के उठते हैं, इसलिए मैंने सबसे सर्वप्रथम बायोलॉजी पढ़ाने का काम किया है। आप लोग देखिए, समझिए चीज़ों को। अपना जो चैप्टर है उसका नाम गुणसूत्र है। अब समझिए गुणसूत्र होता क्या है। मैं आपको गुणसूत्र के बारे में बताने का काम करूंगा। गुणसूत्र जो होता है हमें अपने माता पिता से मिलता है। देखिए, थोड़ा सा डिटेल आपको पढ़ के और फिर आपको समझाने का काम करूंगा। आप लोग समझिएगा किस प्रकार चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से हम सॉल्व कर रहे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से समझने का काम कर रहे होंगे। मानव में 23 जोड़ी होती हैं। समझिए क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब भी एग्जामिनर बात करता है कभी दे देता है 23 जोड़े में, नहीं तो 46। ये 46 जो है ये संख्याओं में दिया गया है। क्या है? 46 जो है संख्याओं में दिया गया है, जबकि 23 है वो जोड़ों में दिया गया है। तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि ये क्वेश्चन करता है, एग्जामिनर कहता है कि मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी पाई जाती है। जब वह संख्या की बात करेगा तो आपको लिखना होगा 46 गुणसूत्र। अगर जब वो कहता है कितने जोड़े पाए जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए 23 जोड़े पाए जाते हैं। और जोड़े 23 आपको पता होगा, जोड़ा को आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। जब एक और एक दो लोग मिलते हैं तभी जोड़े का निर्माण होता है। इसी प्रकार 23 का हम गुणा जब 2 में करेंगे यानी जोड़ा बन जाएगा, तो क्या होगी? संख्या बन जाएगी। 23 का गुणा जब हम 2 में करेंगे, तो इस प्रकार एग्जामिनर पूछने का काम करता है। समझिए, इसकी खोज बेल्डियन नामक एक वैज्ञानिक हुआ करते थे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठने का काम करता है। मानव में 23 जोड़े तथा 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसकी खोज बेल्डियन नामक वैज्ञानिक ने की थी। कौन से नामक वैज्ञानिक ने की थी? बेल्डियन नामक वैज्ञानिक ने खोज करने का काम किया था। आगे समझिए आप लोग कि इसके ऊपरी भाग को, ये आप समझिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ये किसका है। आप समझिए इन चीजों को कि ये मैंने किस चीज का चित्र बनाया हुआ है। ये किसका है? ये आपके जीन यानी गुणसूत्र है। गुणसूत्र का चित्र आपको मेंशन किया गया है यहाँ पर। तो इसके जो ऊपरी भाग को सेंट्रोलाइट, इसके ऊपरी भाग को सेंट्रोलाइट तथा निचले भाग को सेंट्रोमर कहने का काम कर रहे होंगे। इसके ऊपरी भाग को सैटेलाइट, सॉरी यहाँ पे लिखा है सैटेलाइट, हाँ, इसके ऊपरी भाग को सैटेलाइट तथा निचले भाग को टेलोमर का नाम देने का हम काम कर रहे होंगे। और इसके जो बीच वाला पॉइंट यानी ये वाला भाग और ये वाला भाग जो जिस पॉइंट पर काटता है उसको आर्म बोलते हैं। आप लोग समझिए, मैं एक बार और पढ़ाने का काम करूंगा। इसके ऊपरी वाले भाग को हम सैटेलाइट। समझिए इन चीज़ों को याद करने का तरीका। आप अपने सभी चीज़ों को अपनी जीवन शैली से जोड़ने का काम करेंगे। आप समझिए सैटेलाइट, आपने सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों ने सभी ने नाम सुना होगा सैटेलाइट का। सैटेलाइट कहाँ पर होता है? सैटेलाइट पृथ्वी के ऊपर या आसमान में पृथ्वी की एक दिशा के ऊपर होने का काम करता है। सैटेलाइट हमेशा ऊपर ही रहता है। आपने कभी सुना है कि सैटेलाइट जमीन के अंदर है? ऐसा नहीं होता है, सैटेलाइट ऊपर होता है। तो समझिए, तो जो ऊपरी वाला भाग होता है उसको सैटेलाइट कहते हैं। अब ऊपरी वाला भाग जब हमें याद हो जाएगा तो नीचे वाला जो भाग बचेगा उसको टेलोमर ही कहेंगे हम। क्योंकि कंफ्यूजन ये हो जाता है कि सैटेलाइट और सेंट्रोमर कौन सा ऊपर वाला भाग है और कौन सा नीचे वाला भाग है, जो कि मैंने आपको बताने का काम किया है। आगे आप समझिए, इसके निचले भाग को टेलोमर कहते हैं। इसके निचले भाग को मैं अभी बता चुका हूं चित्र में कि इसके जो निचला भाग होता है उसको हम टेलोमर कहने का काम कर रहे होते हैं। इसके जो बीच वाली, इसमें बीच में धागे के समान संरचना पाई जाती है। आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार की संरचना आपको देखने को मिलती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से उठने का काम कर रहा होता है। इसके बीच में धागे के समान जैसी संरचना पाई जाती है। एग्जामिनर क्वेश्चन इस प्रकार करता है आपसे कि आप लोग बताइए कि बीच में किसके समान संरचना पाई जाती है।
तो आपका ऑप्शन देने का वह काम कर रहा होगा जिसमें से एक ऑप्शन होगा जिसका नाम धागा होगा। समझिए, धागे की संरचना पाई जाती है जिसकी जो आप समझिए जिसको हम आरएनए भी कहते हैं। समझिए, इसके बाद क्रोमोसोम जो होता है वो क्रोमोसोम आखिर पाया कहाँ जाता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको हम इंपॉर्टेंट लिखने का काम करेंगे। आप लोग समझिए कि जो क्रोमोसोम है वो कहाँ पाने का काम करेगा, यहाँ पर जो बिल्कुल 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 आप समझिए ये पॉइंट दिख रहा है ना, सेंटर पॉइंट, यहीं पर आपको क्रोमोसोम रहने का काम कर रहा होगा। क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाया जाता है। क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाया जाता है। क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाए जाने का काम कर रहा होता है। अब जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर भी क्या पाया जाता है, ये हम आपको थोड़ा सा डिटेल देना चाहेंगे इसके बारे में कि एक बार एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, उन्होंने एक गुणसूत्र को निकाला। एक गुणसूत्र को निकालने के बाद उन्होंने देखा किस प्रकार की संरचना जो बन रही है वो क्रॉस यानी एक्स प्रकार की संरचना बनने का काम कर रही थी। आप समझिए क्या हुआ, उस वैज्ञानिक कहा ये क्या खोजा, हमने क्या खोजा, तो उसने यह नाम दिया कि ये क्या है, गुणसूत्र है। गुणसूत्र के बाद एक वैज्ञानिक और आए और उन्होंने इसको बड़ी जूम करके टेलीस्कोप से यानी बड़े बड़े यंत्रों से इनको देखने का काम किया, तो उसने देखा कि जो बीच वाला भाग होता है यानी केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम पाया गया। तो उन्होंने कहा भैया क्या आपने क्रोमोसोम खोजा था, तो भैया दूसरे वाले वैज्ञानिक बोले नहीं भाई साहब ऐसा तो हमने कुछ नहीं खोजा। तो उन्होंने कहा अरे हमने भी खोज कर ली और एक इसका नाम रखा गया क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम की खोज कर दी। अब इसके बाद सोचिए कि इसके अंदर आप सोचिए क्रोमोसोम हो गया, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए बना, क्रोमोसोम को और अंदर से देखने का काम किया तो उसके अंदर डीएनए की संरचना आपको देखने को मिली। डीएनए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाने का काम करूंगा क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने की जो काम करते हैं मैं इस प्रकार आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है और आप समझिए डीएनए के अंदर भी जीन पाए जाते हैं। सोचिए कितनी गहरी संरचना है, एक छोटे से पार्ट, छोटा सा मतलब ना के बराबर जो दिख नहीं सकता अपनी आंखों में, उसमें कितनी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। आप सोचिए थोड़ा सा कि क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाया जाता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है और डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस बार 2018 रेलवे के एग्जाम आरआरबी में पूछने वाला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा था। उनने पूछा था कि बताइए डीएनए किसके अंदर पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा कि डीएनए जो होता है वो क्रोमोसोम के अंदर पाया जाने का काम कर रहा होता है। डीएनए के अंदर, अब डीएनए को भी देखा इन्होंने तो देखा कि इसके अंदर जीन पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 2018 में आया हुआ है, आरआरबी का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि बताइए डीएनए के अंदर किसकी संरचना पाई जाती है। तो यह क्वेश्चन इस प्रकार आया था कि एग्जामिनर ने पूछा था आपसे कि डीएनए की जो संरचना है वो डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, तो डीएनए के अंदर जीन की संरचना पाई जाती है। इसके बाद जीन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपको मैं अब आगे पढ़ाने का काम कर रहा हूँगा। आप लोग पूरी वीडियो देखा करें और बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाने का काम किया करें, यह आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा होता है कि जब आप एग्जाम देने के लिए महत्वपूर्ण दिन यानी हफ्ता 10-15 दिन का जो समय होता है, अगर आपके पास नोट्स बहुत बढ़िया तरीके से बने होते हैं तो आपको सिर्फ उसको एक बार देखना होता है और आपके दिमाग में पूरी स्टोरी जैसे सारा बिल्कुल बढ़िया तरीके से याद आने का काम हो जाता है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि सभी लोग नोट्स अवश्य बनाएं। आप अपने हाथों से जो नोट्स बनाते हैं आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझने का काम कर रहा होता है। जीन होते हैं, जीन हमें माता पिता के गुणों, जीन में क्या पाया जाता है समझिए, जीन में हमें माता पिता के गुण पाए जाते हैं जो हमें मिलते हैं। अतः जीन अनुवांशिक का आधार है, अनुवांशिक का आधार है। मैं आपको यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने का काम कर रहा हूँ, आप लोग समझिए क्या कहने का काम कर रहा हूँ मैं। जो जीन होता है, जीन ही अनुवांशिकता, बहुत महत्वपूर्ण शब्द आ चुका है जिसका नाम है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता होता है तो होता क्या है आप समझिए,
जो जीन है, जो जीन होता है, यह माता पिता के गुणसूत्र। मान लीजिए आपने देखा होगा कि क्या बोलते हैं, लौकी देखी होगी आपने, लेकिन जो लौकी का जो साइज होता है, नेचुरल साइज की अगर हम बात करने का काम कर रहे होंगे तो लगभग इतनी ही होती है शायद से। आप लोगों ने देखा होगा, मेरे बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो गांव से बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों ने अवश्य देखा होगा कि जो नेचुरल तरीके से क्या बोलते हैं आपकी लौकी वगैरह होती है, वो लगभग इतनी होने का काम कर रही होती है। आप लोग समझिएगा थोड़ा सा। अब मैं आपको और बात बताने का काम कर रहा हूँ कि जो लौकी होती है, लौकी का बहुत बड़ा साइज किस प्रकार आपको देखने को मिलता है। आप लोगों ने सुना होगा कि इंजेक्शन लगाने के बाद लौकी का जो साइज होता है बहुत बढ़ जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि एक बार की बात है, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये क्या किया, डीएनए की एक संरचना को लिया। क्या किया, समझिएगा थोड़ा सा चीज़ों को, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपके जीवन के लिए भी और आपके एग्जाम के लिए भी। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बताने का काम कर रहा हूँ, आप लोग समझिए थोड़ा सा। जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये डीएनए की जो संरचना है, डीएनए की जो संरचना है, इसके अंदर ही आपको जीन यानी आनुवांशिक जो गुण देखने को मिलने का काम करते हैं। अब मान लीजिए ये मैंने टमाटर ले लिया, बहुत बढ़िया तरीके से मैं टमाटर बनाने का काम कर रहा हूँ। शायद समझ में ना आए ड्राइंग, लेकिन आपको मैं समझाने का काम कर रहा हूँगा कि ये मान लीजिए टमाटर है, टमाटर की एक पैदाइश, एक नस्ल है। समझिए थोड़ा सा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मान लीजिए इसका डीएनए लिया मैंने, इसका डीएनए उठाकर ये ले लिया और डीएनए को इसमें जो छोटा यानी बोनापन का एक जो तत्व है, बोनेपन का जो डीएनए है उसको निकाल दिया और उसके अंदर कद्दू का, आप समझिए आप लोग, कद्दू का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है, तो उसका एक जीन निकाल के और जो टमाटर का एक जीन निकाल के दोनों को एक्सचेंज करने का काम किया। मान लीजिए मैंने कद्दू का एक जीन निकाला और जो छोटा वाला जीन था टमाटर का, उस जीन को निकाल कर कद्दू के बड़े वाले जीन को हमने वहां पर लगाने का काम किया। अब आप समझिए कि जो अगली नस्ल होगी वो कैसी होगी, टमाटर का जो साइज होगा वो कहीं ना कहीं बड़ा होने का काम कर रहा होगा। इसको बोलते हैं, आपको बता दें कि हमारी भारत सरकार ने इस चीज को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जीन यानी अनुवांशिकता में यानी डीएनए में चेंजेस कराने पर बैन लगाया हुआ है। वो आपको बता दें कि कभी भी इंसानों में भी यह किया जा सकता है। जब आप पेड़ पौधों में कर सकते हैं, फल फूलों में कर सकते हैं, इसी प्रकार इंसानों में भी किया जा सकता है, लेकिन अभी इसका प्रयोग नहीं किया गया है। पता नहीं इसका प्रयोग होने पर किस प्रकार के अपन लोगों को परिणाम देखने को मिलने का काम कर रहे होंगे। आप लोग समझिए कि जो डीएनए होता है, डीएनए हमारे अंदर भी होता है, पेड़ पौधों के अंदर भी होता है, जानवरों के अंदर भी होता है, फल हो गया, फूल हो गया और सारी सब्जियां जिनको हम खाते हैं, सारी चीज़ों में आपको डीएनए की संरचना देखने को मिलती है। मैं आपको बताने का यह प्रयास कर रहा हूँ कि हम किसी भी तरीके से, मान लीजिए किसी व्यक्ति की हाइट कम है और एक बड़े व्यक्ति, आप लोगों ने देखा होगा कि जिनके माता पिता की हाइट बहुत बड़ी होती है, उनके जो बच्चे होते हैं उनकी हाइट भी बहुत बड़ी देखने को आपको मिलती है। और आपको बता दें जिनके माता पिता की हाइट थोड़ी सी कम होती है या कम होती है, उनके बच्चों की भी हाइट कम होती है। तो इसका एकमात्र यही कारण होता है कि हमें अपने माता पिता से जो जीन मिला होता है, उस जीन में बौनेपन का या छोटी हाइट का जीन हमें उनके साथ प्राप्त होता है। आप लोगों ने सुना होगा एक रोग होता है जिसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ये आनुवांशिकता रोग होता है, यानी इसमें कलर को पहचानने की जो क्षमता होती है वो कहीं ना कहीं नहीं होती है, यानी लाल और हरे कलर में बहुत डिफरेंस हो जाता है। मान लीजिए कोई हरा कलर होगा तो उस व्यक्ति को लाल दिखाई देगा और लाल कलर होगा तो उस व्यक्ति को हरा देखने का काम कर रहे होंगे। तो आप लोगों को पता होगा, जो मेरे विद्यार्थी हैं जिनके बड़े भाइयों की जॉब लग चुकी है, ये मेडिकल में एक टेस्ट कराया जाता है। इसमें आपको दिखाया जाता है, ऐसा ना हो कि भाई ट्रेन चली जा रही है उसमें लाल बत्ती जली, आपने देखा हरी बत्ती और चले जा रहे हैं।
हो गए काम। तो इसी कारण यह टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है और इस टेस्ट को कराया जाता है। मैं आप लोगों से बताने का काम कर रहा हूँ कि जो हमें अपने माता पिता से जीन की प्राप्ति होती है, वही जीन आगे आगे की जनरेशन यानी आगे के जो व्यक्ति होते हैं, आगे की जो जनरेशन होती है, उनमें देखने को मिलती है। मैं आपको यह बता देता हूँ कि यदि आपके जो माता पिता हैं बहुत शरीर में, आपने देखा होगा कि पंजाब में जो जिनके माता पिता बहुत ज़्यादातर लोग वहाँ पर आपको हेल्दी देखने को यानी मोटे देखने को, अच्छी बॉडी पर्सनालिटी देखने को मिलती है। तो वहाँ के जो बच्चे होते हैं वह भी बहुत अच्छी बॉडी के साथ और वही जीन के साथ आपको देखने को मिलता है। मैं आपको बता दूं कि जो हमें बचपन में अपने माता पिता से गुण मिलते हैं वही गुण जाते हैं। मान लीजिए कि यदि एक व्यक्ति है, यदि मैं खली की बॉक्सर जो है उसकी बात करने का काम कर रहा हूँगा, अगर वो व्यक्ति सोचता है कि अगर जैसी बॉडी मेरी है वैसी ही बॉडी मेरे बच्चे की होगी, तो ऐसा नहीं होगा। शायद उसकी हाइट उसको देखने को मिल सकती है अपने बच्ची में, लेकिन उसकी जो बॉडी होगी, वो पर्सनालिटी होगी, वो उसके जीन में नहीं है। वह उसने अपने आर्टिफिशियली रूप से अपनी मेहनत से बनाने का काम किया है। तो मैं आपको बता दूं, यह डिपेंड करता है कि आपको अपने माता पिता से किस प्रकार के जीन या गुणसूत्र या अनुवांशिक, इसमें आपको रोग भी देखने को मिलते हैं, बेकार भी देखने को मिलती हैं और अच्छाइयाँ भी देखने को मिलती हैं। तो किस प्रकार की मिल सकती हैं, ये आपको मैं आगे बताता रहूंगा बहुत बढ़िया माध्यम से। आगे समझिए कि कुछ जीवों में क्रोमोसोमों की संख्या किस प्रकार होती है। समझिए आप लोग, जो जीवाणु होता है, जीवाणु का नाम आपने सुना होगा। जीवाणु को बहुत बढ़िया तरीके से अगर देखने का काम करना है तो हमारे एक साइंटिस्ट हैं जो कि बहुत बेहतरीन साइंटिस्ट होने का काम किया। उन्होंने 350 या 450 रुपए में एक ऐसा लेंस का निर्माण किया है जिसको हम कैमरे पर लगाकर जीवाणुओं को देखने का काम कर सकते हैं। आपको अमेज़न पर सर्च करने पर देखने को मिल जाएगा वह चीज़। तो आप समझिए कि जीवाणु जो हमें देखने होते हैं तो सबसे अच्छा साधन होता है दही। दही में आप जीवाणु को बहुत बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो तंदूरी रोटी बनती है उसमें भी जीन डाला होता है। जब तक वो गलेगा नहीं तब तक उसकी रोटी बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं बनाई जा सकती है। तो जीवाणु होता है, जीवाणु में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 1 होती है, मटर में 14 होती है। बहुत महत्वपूर्ण चीज, बहुत बढ़िया चीज मैं आपको बताने का काम कर रहा हूँ। मटर में जो होता है वो 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? 14 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 14 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। प्याज में 16, मक्का में 20, इसके बाद टमाटर में 24 क्रोमोसोम तथा मेढक में 26, नींबू में 18 या 36 देखने को मिलते हैं। मानव में 46। बहुत महत्वपूर्ण चीज, बहुत इसको मैं इम्पोर्टेंट लिखने का काम करूंगा। 2016 में लगभग 2016 या लगभग 2017 में आरआरबी में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न था। ये 2016 या 17 में पूछने वाला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था कि मानव में 40 कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 46 गुणसूत्र या क्रोमोसोम पाए जाते हैं। आलू में 48 होते हैं, चिंपांजी में 48 होते हैं। आलू में भी 48 होंगे, चिंपांजी में भी 48 होंगे। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण चीज, 2000 अभी के एग्जाम, अभी आरआरबी के अभी 2022 के एग्जाम में यह क्वेश्चन आपको देखने को मिला था कि टेरिडोफाइटा में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो टेरिडोफाइटा में 1600 क्रोमोसोमों की संख्या होती है। समझिए विद्यार्थियों, मैं आपको बताऊंगा कि जो टेरिडोफाइटा होता है इसमें सर्वाधिक क्रोमोसोमों की संख्या पाई जाती है। एग्जामिनर आपसे यह भी पूछ सकता है कि बताइए आप लोग कि सर्वाधिक क्रोमोसोमों की संख्या पाए जाने वाला, सर्वाधिक क्रोमोसोमों की संख्या किसमें पाई जाती है। तो आपको आंसर देने का आप काम कर रहे होंगे कि इसका नाम होगा टेरिडोफाइटस। इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? 1600 क्रोमोसोम होते हैं। तो आपको मैं बताऊंगा ये मेढक का बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जी मानव का हो गया, एक जी नींबू का हो गया। जी मैंने वैसे भी महत्वपूर्ण लिखी हैं जो एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं। एक जी मटर का हो गया, एक जी जीवाणु का हो गया, एक जो ये तो हो ही गया, ये तो महत्वपूर्ण हो ही गया, अब आ गया है तो ठीक है ना। तो इन तरीके ये सारी चीजें आपको
बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने का काम करना होगा। ये चीज़ें आपको इस तरीके से याद होनी चाहिए कि आपसे मान लीजिए किसी ने सपने में पूछा तो आपको सपने में भी बता देना चाहिए। महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसके बाद बात करेंगे केंद्रक अम्ल। केंद्रक अम्ल होता है वह दो प्रकार का होता है। अम्ल यानी एसिड की बात करने का मैं काम कर रहा हूँ। केंद्रक मैंने देखी इस प्रकार को केंद्रक बनाने का काम किया, बताने का काम किया था। आप समझिए केंद्रक दो प्रकार के होते हैं, केंद्रक अम्ल सॉरी। आप समझिए डीएनए और आरएनए। समझिए डीएनए का फुल फॉर्म बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखने का काम करूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने वेरी लग सके उतने लगा लो, जितने वेरी लग सके। बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो मैं आपको बताने का काम कर रहा हूँ। डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, इसका नाम बहुत बार पूछा गया है और अक्सर यह एग्जामिनर पूछता रहता है। ये तो उसका फेवरेट क्वेश्चन है भैया जी, बिल्कुल फेवरेट। बहुत मजा आता है उसको इस क्वेश्चन को देने के लिए। अगर जब भी क्या बोलते हैं आपका गुणसूत्र का जब क्वेश्चन आने का काम करता है तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिलता है। डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है और आरएनए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। एक बार मेरे साथ आप लोग सभी बोलेंगे, डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। समझिए किस प्रकार। डी यानी डीऑक्सी, समझ गए। डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल तो आपको पढ़ना ही है। इसके बाद आरएनए, डीऑक्सी को हटा दो, राइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी अम्ल या एसिड। समझ रहे होंगे आप लोग। तो मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रिक भी बताई है और मैंने इस तरीके से आपको पढ़ाने का काम किया है। अब आप समझिए इसको। अब आप समझ रहे होंगे कि सर ये तो डीएनए हो गया, तो इसमें सर जी आरएनए कहाँ पर है, बड़ी समस्या है। तो मैं आपको यह बताने का काम कर रहा हूँ। मान लीजिए आपको यह डीएनए, आपको मैंने ये डीएनए बनाया है, डीएनए। अब मुझे आरएनए पता करना है। बड़ी समस्या है कि सर जी इसमें आरएनए तो दिख ही ना रहा। डीएनए तो बहुत बढ़िया तरीके से हमें समझ में आ गया कि आपने डीएनए बताया। डीएनए इस प्रकार होता है, इसके अंदर क्रोमोसोम हो गया, जीन हो गया, इस प्रकार की चीजें, आनुवांशिक गुण, इस प्रकार की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा जी डीएनए। अब समझिए ये बन गया आपका आरएनए। लीजिए ये किसका निर्माण हो गया, कहना सर जी ये तो क्या कर दिया आपने, हमें तो कुछ समझ में ही ना आ रहा। तो मैं आपको बताने का काम करूंगा कि ये जो आपका बना है इसी को बोलते हैं विद्यार्थियों आरएनए, इसी को बोलते हैं आरएनए। इसी की जो फुल संरचना होती है उसको हम डीएनए बोलने का काम कर रहे होते हैं और इसके बाद जो संरचना होती है उसको आरएनए बोलने का काम कर रहे होते हैं। आरएनए, ये आरएनए की संरचना होती है और ये डीएनए की संरचना होती है। समझिएगा आप लोग। बहुत महत्वपूर्ण चीजें थी जो मैंने आपको बताया। आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हमने चीज़ों को लिया। इसके बाद अब आगे का जो चैप्टर है वो कंटिन्यू हम करने का काम कर रहे होंगे, आप लोग समझिएगा हैं। और आगे हम लोग इसकी बात कंटिन्यू करते हैं जस्ट 10 सेकंड के बाद।